हेलो, वेलकम टू द बेबियंस। मैं अविनाश यादव। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन में ही मेरा पहला पार्ट का वीडियो अपलोड हो गया है। दूसरे पार्ट के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर हम आगे को उसको सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है और एक चिमनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक ऑब्जर्वर है और एक चिमनी है। मैंने फटाफट से एक चिमनी बना लिया। ये हो गया आपका चिमनी और एक हो गया ऑब्जर्वर। अब कह रहा है कि 1.5 मीटर टाल जो ऑब्जर्वर है आपका, वो 1.5 मीटर उसकी हाइट है। 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की हाइट है। और चिमनी, अब देखो, हाँ, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो ऑब्जर्वर है इसके चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, 28.5 मीटर दूरी पर है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। इसके ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख से इसके चिमनी के जो टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है वो? एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। आपको इसका चिमनी का हाइट बताना है। हमको चिमनी का क्या बताना है? हाइट। तो चिमनी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल हाइट आपको बताना है। तो अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन में एक बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी? कि अगर ये 1.5 मीटर है तो इधर भी 1.5 मीटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1.5 हो गया, ये मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इस हाइट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, कितना, इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ h, और इस पूरे हाइट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ h का मतलब हुआ कि h इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? h इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1.5 प्लस x। मैं x की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद 1.5 ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से टोटल हाइट चिमनी की निकल जाएगी जो आपको निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से आपको पता है कि ये 28.5 मीटर होगा, तो ये भी 28.5 मीटर होगा। ये रेक्टेंगल है इसलिए ये भी 28.5 मीटर हो गया, इसमें कोई किसी को शक नहीं। ये देखिए, ये 28.5 मीटर हो गया, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हुआ। ये अगर 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो साइज आपको, ये शेप जो दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, इसलिए ये वाली साइड इसके सेम हो गई और ये वाली इसके साइड सेम हो गई। खैर, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आपको पता है कि ये बेस हो गया, अगर ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या है? ये हाइपोटेनस हो गई। आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये वाली साइड क्या हो गई? ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये और ये वाली साइड हो गई बेस। 28.5 मीटर जो गिवन है वो बेस हो गया, और जो एक्स मैंने एज्यूम किया है वो आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो जब बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आपको कौन सा रेशियो लगाना होता है? मैंने आपको बताया है, आपको रेशियो लगाना है tan थीटा या फिर cot थीटा। तो आप चाहे tan थीटा लगा सकते हैं या फिर आप cot थीटा लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ tan थीटा। tan थीटा का मतलब tan 45। tan 45 मैंने लगाया। tan 45 इसको हो जाता है x बाई 28.5 मीटर। x बाई 28.5 मीटर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पान बेस होता है, परपेंडिकुलर x है और आपका बेस 28.5 मीटर है। तो tan 45 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? tan 45 का वैल्यू आपका हो गया 1, ये आपको पता है, x अपान 28.5 मीटर। अच्छा, इसको सॉल्व करना, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं इस तरफ अगर भेज दूं तो 28.5 इंटू 1 इसको हो जाएगा x। तो x की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, टोटल चिमनी की हाइट निकालना है, तो ये x हो गया। मैंने टोटल चिमनी की हाइट के लिए बताया है, टोटल हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू क्या होना चाहिए? h इक्वल टू x प्लस 1.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? x प्लस 1.5। x मेरा कितना हो गया? 28.5। तो 28.5 प्लस 1.5, 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 30 मीटर। इसका मतलब जो h है, यानी कि आपका जो टोटल हाइट ऑफ चिमनी है या फिर हाइट ऑफ द चिमनी है, वो कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। आपको समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम जैसे ही बन गया आपको रेशियो लगाना है। रेशियो के बाद आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ सम पार्टिकुलर वैल्यूज, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है आप उसको देख लेंगे। उसमें tan 45 का वैल्यू, tan 30 के वैल्यू निकालने का भी तरीका मैंने बताया, ट्रिक से भी कैसे बनाते हैं वो भी तरीका बताया। सब फटाफट से वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये सभी हर बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं, आते रहेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर
चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन गिवन है, उसको आपको डिकोड करना है। क्वेश्चन डिकोड करके डायग्राम बनाना है। जैसे ही डायग्राम आप बना लेंगे तो डायग्राम बन गया तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, डायग्राम बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम अगर गलत डिकोड हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन ही गलत हो गया तो आंसर सही होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलिए अब आते हैं फ्रॉम अ पॉइंट P, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्या है कि एक ग्राउंड पर एक पॉइंट P है। मैंने ग्राउंड पर एक पॉइंट P ले लिया, ये हो गया पॉइंट P। ग्राउंड पर ये पॉइंट P है, इसी पर एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग मैंने बना दिया, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, पॉइंट P से, जो ग्राउंड पर पॉइंट P है और ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 30 डिग्री। वो कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या करना, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम P इज 45, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। आपको क्या कह रहा है कि इसी पॉइंट से, अब ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैग होस्ट करना है। अब फ्लैग होस्ट करना है, ये मान लीजिए आपका फ्लैग हो गया, ये फ्लैग, और इसी पॉइंट P से इसके फ्लैग के जो टॉप पॉइंट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया वो कितना है 45 है। वो कितना है 45 है। आपको निकालना है तो क्या बताना है आपको, आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। ये आपका फ्लैग स्टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है 45 दे दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप। जो फ्लैग आपने बनाया है ये वाला, इसका लेंथ आपको बताना है। मैं मान लेता हूँ इसका लेंथ x, मैं इसका लेंथ क्या मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y, इसको क्या मान लेता हूँ y। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको निकालना है x, तो आपको आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल ये वाला दिख रहा होगा और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। इसमें ये एंगल 30 डिग्री है और ये टोटल बड़ा वाला ट्राइंगल जब हम लेंगे उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, उसमें एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में स्टार्ट करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में मैं देख रहा हूँ कि ये y अगर पता चल जाएगा तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम लगा देंगे। तो हमको निकालना y है और ये वाला गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपको गिवन है और बेस निकालना है। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जब रेशियो लेना है, मैंने बताया है आपको क्या करना है, tan थीटा या फिर cot थीटा लेना है। तो आपको tan थीटा इजी रहेगा, tan थीटा ले लेता हूँ। तो tan 30 हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका 10 और बेस हो गया आपका y। तो tan 30 10/y, यहाँ से मैं tan 30 की वैल्यू रख दूँ तो tan 30 1/√3 10/y। मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y क्या हो जाएगा 10√3। y की वैल्यू कितनी हो गई 10√3। अब यहाँ से y निकल गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखूँ तो क्या लगा सकते हैं, tan 45 लगा सकते हैं। यहाँ पर भी tan 45 हो जाएगा। अब देखेंगे tan 45 जब लगा रहे हैं तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें अब परपेंडिकुलर 10 + x हो गया। ये हाइट प्लस ये हाइट, टोटल हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी टोटल परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 10 + x। कितना हो जाएगा 10 + x अपॉन बेस वही रहने वाला है y। अच्छा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 10 + x अपॉन y = 1। तो यहाँ से मैं आगे सॉल्व कर लूँ तो इसको लिख सकते हैं y = आ गया आपका 10 + x। y = कितना आ गया 10 + x। अगर y = 10 + x आ गया है, y की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की वैल्यू है कितना 10√3। y की वैल्यू कितनी है 10√3। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मैंने निकाला हुआ y = 10√3, वहाँ से मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पुट किया तो 10√3 आया। 10√3 = 10 + x। आपको फाइंड क्या करना है x, तो x को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी 10√3 - 10 लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया x = क्या आ गया, 10 कॉमन हो गया अगर तो √3 - 1 बच गया। अच्छा, √3 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, √3 की वैल्यू आपको पता है कि होता है 1.732 - 1। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 10 × 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से तो 7.32 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7.32 मीटर। आप आंसर क्या कर सकते हैं इधर, व्हाट इज द हाइट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप पूछा है तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप = x और x कितना है मेरा 7.32 मीटर। या फिर आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं 10
10 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये भी आंसर है। आपको जो आंसर सटीक लगता है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होगा, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में भी आया होगा। पहले आप क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके। अगर नहीं समझ में आता है फिर क्वेश्चन को सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो हम सोल्यूशन करते हैं, आप देखिएगा, ट्राई करिएगा वीडियो रोक करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो खड़ा है एक पेडेस्टल पर। एक पेडेस्टल एक टाइप का बेस होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम ऑफ द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। 2-3 बातें आपको समझना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, इधर 60 है इधर 45 है। कैसे समझे कौन ऊपर है कौन नीचे? वैसे तो क्वेश्चन में ही समझ में आ जा रहा कि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टाल है, वो पेडेस्टल के ऊपर है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ पा रहा होता तो आपको क्या करना है, बस देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप एक बात समझिए कि ये हो गया पॉइंट और दूसरा लाइन हो गया। इस पॉइंट से आप खींचिएगा, अगर एंगल मान लीजिए ये 45 एंगल मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 एंगल, तो दो तरीका है, दो तरीके से एंगल बढ़ता है। या तो ये वाली हाइट सेम रहे और डिस्टेंस इस तरफ बढ़ जाए। अगर ये वाली हाइट सेम रहती है और डिस्टेंस इस तरफ बढ़ जाती है, यहाँ से मैं अगर कोशिश करूँगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से ज़्यादा होगा। अप्रॉक्स 60 हो सकता है, 46 होता है, हो सकता है 50 हो सकता है, लेकिन 45 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप हाइट सेम रखते हुए आप करीब आ रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ने का एक तरीका और है। इस पॉइंट को सेम रखते हैं, इस पॉइंट को सेम रखते हुए अगर मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ, तो भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिख रहा है कि बढ़ जाएगा। 45 से ज़्यादा ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो आप अगर क्वेश्चन पर ध्यान दें, तो क्वेश्चन पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपको एक बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है? इधर देखो कि जो पेडेस्टल, द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। जो स्टैचू है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। और जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। इसका मतलब जो पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर हो गया आपका स्टैचू। अच्छा, स्टैचू की हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है? 1.6 मीटर। ये हो गया पेडेस्टल, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। अब कोई पॉइंट आपको ले लेना पड़ेगा ग्राउंड पर। मैंने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर, ये पॉइंट ले लिया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ठीक है, आपको बता रहा है कि क्वेश्चन में फ्रॉम द पॉइंट P, जो पॉइंट हमने लिया ग्राउंड पर, उस पॉइंट P से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको गिवन है 60। और इसी पॉइंट P से जो पेडेस्टल है उसके टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है आपको 45। वो कितना गिवन है आपको? वो है 45। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया और ये वाला टोटल एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल बताना है, आपको हाइट बताना है, ये वाला बताना हाइट, ये वाला। इसको आपने H एज्यूम कर लिया, इसको चलो मैं PQ को X एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ? X एज्यूम कर लेता हूँ। और इधर ये RS की वैल्यू आपको 1.6 क्वेश्चन में गिवन ही है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे ही डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है। अब क्या करना है आपको, क्योंकि आपको देखो आपको रिलेशन किसमें, बेस और परपेंडिकुलर में चाहिए, तो आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा फटाफट से लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, 45 है तो tan 45 में लगाया, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है PQ, सॉरी PQ नहीं, परपेंडिकुलर आपका है QS और जो आपका बेस है वो है PQ। ठीक,
तो आपको tan 45 की वैल्यू जो आपको मिली यहाँ पर tan 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर QS है और QS की वैल्यू H एज्यूम किया हुआ है हमने, क्योंकि वही निकालना है हमको। और PQ की वैल्यू कितना है वो भी x हमने एज्यूम किया हुआ है। तो tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू सबको पता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अच्छा 1 लिख दिया तो 1 इक्वल टू एच बाई एक्स, यहाँ से मुझे मिल गया x इक्वल टू एच। क्या मिल गया हमको, x इक्वल टू एच। एच और x दोनों सेम है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब आगे चलते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा tan 60 मुझे लगाना पड़ेगा, तो tan 60 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर पूरा आर क्यू है या फिर क्यू आर कह सकते हैं आप, क्या है क्यू आर है। और बेस यहाँ पर भी कितना है, पी क्यू ही है। बेस कितना है यहाँ पर भी बेस पी क्यू ही है। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan 60 इक्वल टू आपके पास जो हो जाएगा tan 60 क्यू आर की वैल्यू आपके पास h प्लस 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6। देखिए क्यू आर क्या है, क्यू एस प्लस एस आर है, और क्यू एस की वैल्यू आपकी h हमने एज्यूम की हुई है, और आर एस की वैल्यू जो है 1.6 मीटर हुए, वो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी h प्लस 1.6 अपॉन पी क्यू है x हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। अच्छा आपको निकालना h है, तो हम x को x के लिए क्यों सॉल्व करें, तो x को मैं यहीं से गायब कर देता हूँ, x इक्वल टू h है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप h लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा रिलेशन निकाल लिया है। अब उसको यूज़ कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x, जहाँ पर मैं h लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है x इक्वल टू h, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू h है, तो मैं यूज कर सकता हूँ h की जगह पर x और h की जगह पर h, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि x के लिए सॉल्व करेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे h निकालना है, तो मैं बाकी क्यों सॉल्व करूँ, मैं x को ही गायब कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अच्छा h को इस तरफ भेज देंगे, तो √3 इंटू एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, h प्लस 1.6। इस h को आप इस तरफ भेज दिए तो h, अच्छा इस h को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो √3 h माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा 1.6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, h कॉमन हो गया, तो h कॉमन हो गया, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, h इक्वल टू आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। h इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, रूट आ गया है, √3 आ गया है, तो इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने का 2 तरीका मैंने बताया था। अगर डिनोमिनेटर में कुछ और नहीं है, मतलब केवल एक ही नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो उसी रूट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाला रेशनलाइज हो जाता है, यानी रेशनल नंबर हो जाता है, उसका रूट हट जाता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उसका रूट हटाना है। तो अगर प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले के साइन के अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं देख रहा हूँ √3 माइनस 1 लिखा हुआ है। अब √3 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशनलाइज कर रहे हैं। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया, अच्छा नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 करना हमको नीचे ही था, लेकिन अगर नीचे कर रहे हैं तो मैथमेटिकल का रूल वायलेट ना हो जाए, इसलिए हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये देखो √3 a माइनस बी और a प्लस बी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आइडेंटिटी है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आपका क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो √3 हो गया a, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अच्छा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ऊपर वाला ऊपर जैसे एज इट इज़। नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको मिल रहा है क्या, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। अच्छा 3 माइनस 1 क्या हो जाता है, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान इसको 2 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 0.8 आ जाएगा। अच्छा आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो h है, h आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, h इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। h की वैल्यू क्या आपको देखने को मिल गई, 0.8 √3 प्लस 1। आपको समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आंसर आपका निकल गया था। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन रेशनलाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि नीचे आपका डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 आ गया, √3 को आपको हटाना था, तो √3 माइनस 1 को हटाने के लिए मैंने आपको बताया है √3 प्लस 1 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड है रेशनलाइजेशन करने का, यानी फिर आपके जो डिनोमिनेटर है उससे रूट को हटाने का ये मेथड है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपको बताना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी होपफुली।
अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है आपको, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करके वीडियो में बता देंगे, फिर कमेंट को हम देख करके उसमें और कोई तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एंजॉय करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप एक बार कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बनाने की। जैसे ही डायग्राम आप बना लेंगे तो वो ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेन टास्क उसमें डायग्राम बनाना ही है, क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन को डिकोड करना, यही मेन काम है, मुख्य काम यही है आपका। चलिए ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसमें दो बातें हैं, देखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर, एक तो बिल्डिंग है और दूसरा टावर है। एक बिल्डिंग है और दूसरा टावर इज 30 डिग्री। तो इसमें आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि टावर बड़ा है या फिर बिल्डिंग बड़ा है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चलेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मैं भी बना लेता हूँ एक टावर और एक बिल्डिंग। मैं यहाँ पर एक बना लिया टावर और एक मैंने बिल्डिंग बना लिया। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक टावर हो गया और एक बिल्डिंग हो गया। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया तो मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। सीधा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टावर और ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया बिल्डिंग और ये हो गया टावर। अभी आपको बताते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, हम पढ़ के बताते हैं, ठीक है। क्या हो गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये क्या है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का, कहाँ से? टावर के फुट से, वो है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ का? एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, कहाँ से? जो बिल्डिंग है उसके फुट से, वो है 60 डिग्री। अब देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है उसके लिए आपको बड़ा बनाना पड़ता है। तो टावर क्या हो गया? बड़ा। कहाँ से? देखो आपको दो बातें दी है क्वेश्चन में। कहाँ बता रहा है? बिल्डिंग का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का ये फुट हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का? बिल्डिंग का। वो कितना गिवन है आपको? वो गिवन है आपको क्वेश्चन में 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री। अब आगे चलते हैं। आगे चलते कह रहा कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? बिल्डिंग के फुट से। बिल्डिंग का फुट कहाँ है? यहाँ पर है। वो कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है उसकी लेंथ दे दी है आपको। टावर का लेंथ कितना हो गया? टावर का लेंथ हो गया 50 मीटर। कितना हो गया? 50 मीटर। टावर अगर 50 मीटर हाई है, द फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आपको इस बिल्डिंग की हाइट बताना है। इस बिल्डिंग की हाइट आपको बताना है। मान लीजिए h मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया आपको, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना कि दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, नाम लिख देते हैं सबका। ये हो गया PQRST, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। अगर ध्यान से आप देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस तरफ दिख रहा है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30, यानी ये 30 है। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, PQ को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ? X एज्यूम कर लेता हूँ। क्या? X एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा PQR और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा PTQ। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, उसी में हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर ये H हो गया तो ये भी H हो गया, खैर कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा। इसमें अगर मैं लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता हूँ तो इसके और इसके बीच में मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं tan लगाऊंगा। ये आपको बात पता है कि अगर थीटा हुआ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो tan लगाता हूँ, tan 30 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू हो जाएगा PR अपान PQ। अच्छा, PR की वैल्यू कितनी है? PR की वैल्यू है H और PQ की वैल्यू है X। PQ की वैल्यू कितनी है? X। तो tan 30 की सब वैल्यू सबको पता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 H/x। 1/√3 इक्वल टू कितना आ गया? 1/√3 की वैल्यू आ गई H/x। 1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई? H/x। अच्छा, मुझे H और X के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं ऐसे क्या करूँगा? इसको X को मैं इस तरफ भेज दूँ तो X इक्वल टू आ जाएगा H√3।
एक्स इक्वल टू कितना आ गया h√3, एक्स को इस तरफ और इसको इस तरफ, तो x इंटू 1 हो गया x, h इंटू √3 हो जाएगा h√3। यहाँ तक समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल यानी ट्राइंगल में अगर बात करूँ PTQ में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो PTQ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये 60 हो गया तो ये 90 डिग्री, ये 60 हो गया तो ये सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो फिर से हम लगाते हैं, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा TQ अपान PQ। अच्छा TQ की वैल्यू कितनी है, TQ की वैल्यू 50 क्वेश्चन में ही गिवन है, अपान PQ है x, अपान कितना PQ x। अच्छा यहाँ पर tan 60 की वैल्यू आप रख देते हैं, tan 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 50/x। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ तो 5√3 इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 1, तो आपको क्या मिल गया 5√3 इक्वल टू 50 इंटू 5√3 नहीं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3 क्या हो जाएगा, x इंटू √3 इक्वल टू 50 इंटू 1 आ जाएगा, x इंटू √3 इक्वल टू 50 इंटू 1 आ जाएगा। आप देखेंगे इधर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना h है, तो मैं x को गायब करूंगा। x को गायब करते हैं कैसे, जहाँ पर x है, x का मैंने x और h में मैंने रिलेशन निकाला है, क्या निकाला है, x इक्वल टू h√3, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, h√3। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है h√3, तो x यहाँ पर h√3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा h√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 50। अच्छा h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3, क्या हो गया 50/3। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो 50 से 3 को डिवाइड करेंगे अगर तो 48 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16:2/3 मीटर। जो आपका हाइट आ गया वो कितना आ गया 16:2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्या आ गया आपका जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी आ गई 16:2/3 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम बना देना है। जैसे ही डायग्राम आप ड्रा कर पाएंगे, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार और देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।